गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम अपना यही चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। स्टूडेंट्स कल हमने किया था कि व्हाई वी आर फॉलोइंग द सेम कॉन्स्टिट्यूशन सिंस आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ 60 इयर्स। 60 इयर्स के बाद भी आज भी हम जो है वही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट रीजन डिस्क्राइब किया था कि वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन टाइमली चेंज करती रहती है। उसके पीछे रीजन क्या है कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज नॉट बेस्ड अपॉन द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। जो लोगों की अपनी कंट्री से जो भी एस्पिरेशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग या फिर उन मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और उसमें ना ही कोई अमेंडमेंट की प्रोविजन है, इसलिए उनको टाइमली अपना क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ता है। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ एक मेयर पीस ऑफ पेपर है, सिर्फ रिटन एक डॉक्यूमेंट है, नथिंग एल्स, उसे कोई फॉलो नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में भी कोई इसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी लोगों की जो है ओपिनियन अलग अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर उनके माइंड में भी कई बार कुछ चीजें स्ट्राइक कर जाती है, लेकिन फिर भी वो जो उनके कंफ्लिक्ट है या फिर उनको कोई कंफ्यूजन है वो इतने लार्ज स्केल पर नहीं है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़े। उसमें हम कुछ भी ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसलिए इतने सालों के बाद भी आज भी हम सेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड रीजन। राइट डाउन सेकेंड रीजन क्या है इसके पीछे। द सेकेंड रीजन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन assembly represented the people of India. अब आपको जैसे पता है कि हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है, कास्ट को लेके, रिलीजन्स को लेकर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी अगर है तो वहां पर ओपिनियन और इंटरेस्ट भी लोगों के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक, अब एक कोई पर्सन अगर ये काम करता है तो उसकी तो अपनी ओपिनियन है, वो जिस कास्ट से, जिस रिलीजन से, जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, नो डाउट कि वो उसके इंटरेस्ट की बात रखेगा, है ना। तो कोई भी ऐसी डाइवर्स कंट्री में उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जरूरी था कि ऐसे लोग हों जो ऑल ओवर इंडिया की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने देखा था कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कितने थे, 299, but at that time there was no universal adult franchising, so constituent assembly members could not be elected through the direct elections. इसलिए उस वहां पर जब असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया जा रहा था तो कोई डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं थे वहां पर, ठीक, कि हम लोगों ने वोट नहीं किया था उस असेंबली मेंबर्स के लिए। फिर किसने जो है वोट किया, बिकॉज वी ऑलरेडी टोल्ड दैट कि दिस असेंबली मेंबर्स वर इलेक्टेड। तो इसके लिए जो है किसने वहां पर इलेक्शंस किए, किसने जो है वहां पर वोटिंग की, दैट वाज गिवन बाय द प्रोविंशियल मेंबर्स। जो हमारा इंडिया है वो डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, यानी अलग अलग ब्लॉक्स जिसको कह सकते हो, ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए थे, डिफरेंट प्रोविंसेस, खंड जिसको हम कहते हैं। तो इन प्रोविंसेस के जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स थे, द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मेंबर्स, दे इलेक्ट द members of constituent assembly. Write down the members of the provincial legislature elect the members of constituent assembly.
ये जो 299 पीपल थे वो ऑल ओवर इंडिया, जो हमारा ज्योग्राफिकल यूनिट है एक ऑल ओवर इंडिया, वो उसको रिप्रेजेंट करते थे। अलग अलग एरिया से आए हुए थे, ठीक, अलग अलग एरिया से थे, अलग अलग कास्ट, रिलीजन, ग्रुप्स, इन सबको बिलोंग करते थे। तो ऑलमोस्ट ये 299 मेंबर्स, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पर हर पर्सन, हर कास्ट, हर ग्रुप के इंटरेस्ट की बात कही जा रही थी, उनके बारे में सोचा जा रहा था जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। अब इसमें भी उस टाइम हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल हो रही थी, तो फ्रीडम स्ट्रगल की हमारी मेन पार्टी उस टाइम कौन सी थी? कौन सी पार्टी थी मेन? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द फ्रीडम स्ट्रगल पार्टी। नो डाउट इट हैज वेरी इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल, कि जब उसने हमारे लिए फ्रीडम गेन की, हमारे फ्रीडम में हमें हेल्प की, हमें फ्रीडम ला के दी, तो नो डाउट कि उसका हम पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो है उसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला। लेकिन विद इन द कांग्रेस देयर वर नंबर ऑफ पीपल्स ऑफ डिफरेंट ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग थे और उन लोगों के भी अपनी ओपिनियन और इंटरेस्ट थे। तो इट मींस क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये 299 मेंबर्स थे, या फिर जो नेशनल कांग्रेस का जो है, हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इस पर इन्फ्लुएंस मिलता है, वो भी क्या रखता है? डिफरेंट ओपिनियंस रखता है, डिफरेंट ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। तो ऑलमोस्ट ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं था सोसाइटी का जो इससे डिप्राइव रहा हो। तो ऑलमोस्ट सारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना जो हमारे पूरे इंडिया के हर सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाया गया था। सो देयर वाज नो डिफरेंस इफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड through universal direct franchise और by the provincial legislature, ठीक है। अगर हम उसको डायरेक्टली इलेक्ट करते इसके मेंबर्स को, तब भी सेम ही आना था जो इसका इम्पैक्ट है, और अगर हमने इसको प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स ने इनको इलेक्ट किया, तब भी सेम ही चीज है, क्योंकि इट वाज रिप्रेजेंटेटिंग the all the opinions and interest of all the sections of the society. Clear? So now the question is how the constituent assembly works. अब इलेक्शंस हो गए, असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट हो गए, अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनी वर्किंग कैसे शुरू की? हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क्स। अब इससे हमने देखा कि देयर वर 299 मेंबर्स। ऐसा तो नहीं कि आप जो भी बात कहो, अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और अगर मैं आपके ओपिनियन जानना चाहती हूँ, तो आपने जो भी कहा मुझे, मैं उसको मान लूं, मैं उस पर डिस्कशन तो करूंगी ना, कि ये जो आपने मुझे कोई भी ओपिनियन दिया है अपना, वो वेदर इट इज रॉन्ग और राइट, है ना, इट इज बेनिफिशियल फॉर अस और नॉट, ये तो हम देखेंगे ना। तो ऐसा नहीं कि ये 299 मेंबर्स जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने जो भी बात की उसको तुरंत मान लिया गया, या फिर उसको हमने इमीडिएटली अडॉप्ट कर लिया। तो कैसे ये सारा जो है यहाँ पर एक प्रोसीजर हुआ होगा कि यहाँ पर असेंबली मेंबर्स जो डिफरेंट ओपिनियंस रखते थे, वो कैसे एक बात पर जो है सहमत हुए होंगे, कौन सी बातों को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया होगा, किस तरीके से जो है इसकी स्टार्टिंग की गई होगी। सो इट हैज अ लॉन्ग प्रोसीजर टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये लॉन्ग प्रोसीजर जो है वो क्या कैसे है? फर्स्ट, बेसिक प्रिंसिपल। सबसे पहले जरूरी होता है कि जब हम कोई भी चीज बनाना चाहते हैं, सपोज कि अगर हम कुछ अपने स्कूल के लिए ही रूल्स रेगुलेशंस बनाना चाहते हैं, स्कूल ही ओपन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट लेने होंगे, जिसके बाद में हम डिटेल लिखेंगे कि हमें क्या चाहिए। पहले रूम्स चाहिए, है ना, फिर रूम कैसे हो कैसे नहीं हो, कितने बड़े हो कितने छोटे हो, वो सेकेंडरी इशू है।
रूम तो चाहिए ना, रूम चाहिए, फिर हमें सेकेंडरी फर्नीचर चाहिए। अब बेंचेस होंगे, चेयर्स होंगे, वो सेपरेट इशू है। फर्नीचर चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल हो गया कि रूम चाहिए, फर्नीचर चाहिए, किस तरीके का वो बाद में डिसाइड होगा। ठीक ऐसे ही फिर थर्ड कि बच्चे आए थे, तो बच्चे कैसे आए, कैजुअल ड्रेस में या फिर उनकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म हो तो कौन सी हो, वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन हमने एक बेसिक प्रिंसिपल ले लिया कि उनकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक इस तरीके से ही टीचर्स के लिए भी हम ऐसे ही डिसाइड करते हैं। तो इट मीन्स जब हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो कुछ बेसिक कंसेप्ट हम अपने माइंड में लेकर चलते हैं कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने आगे वर्क करना है। सिमिलरली some basic principle were decided to draft the constitution कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से प्रिंसिपल्स पर बेस होना चाहिए। जैसे हमने अभी देखा था कि डिफरेंट कंट्री से हमने एस्पिरेशन लिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा होना चाहिए, उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। वो बेसिक प्रिंसिपल्स हमने डिसाइड कर लिए। उसके बाद उसका क्या है डिटेल वो बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, बेसिक प्रिंसिपल्स लिए कुछ, तो सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन कि उस पर सभी मेंबर्स एग्री भी हों, हाँ कि यही प्रिंसिपल होने चाहिए। ठीक, फिर सेकेंड स्टेप क्या था, डिस्कशन। द सेकेंड स्टेप वाज डिस्कशन। अब who was the chairman of the Constituent Assembly? Dr. Bhimrao Ambedkar. So the B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion clause by clause. अब उन्होंने क्या किया कि प्रिंसिपल लेकर एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रिंसिपल्स पर बेस होगा। अब इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब जैसे मैंने बेसिक प्रिंसिपल आपको बता दिए, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि चलो ठीक है भाई हमारा रूम कितना होना चाहिए। आप कहोगे कि भाई हमारा रूम मैम 15 बाय 15 का होना चाहिए। ठीक है, कोई कहेगा कि नहीं मैम इट मस्ट बी 20 बाय 20। तो यहाँ डिफरेंट ओपिनियन आएंगे। फिर हम देखेंगे कि एक रूम में एक सेक्शन में हमने कितने बच्चे बिठाने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसका साइज डिसाइड कर लेंगे। फिर हम सेकंड पे आएंगे तो उसमें क्लॉज बाय क्लॉज कि हर एक चीज को लेकर अलग अलग क्लॉज बनाए गए थे जिन पर उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट किया। एक एक प्रिंसिपल को लिया, उसकी क्लॉज बाय क्लॉज वो डिस्कस करना उन्होंने शुरू किया कि क्या किसी चीज के प्लस पॉइंट है और क्या किसी चीज के माइनस पॉइंट्स है। क्लियर हुआ सेकेंड। Third step was amendments. Amendments means changes. ठीक है, so there were 2000 amendments were made to be considered. कि यहाँ पर 2000 अमेंडमेंट्स किए गए। जब हम डिस्कशन कर रहे हैं हमने एक बार लिख लिया, फिर हमें लगता है कि नहीं यार ये नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो क्या किया हमने उसको चेंज किया, उसमें कुछ अमेंडमेंट कर दिए। या फिर हम कहते हैं कि ऐसा नहीं इसमें ये भी ऐड करो, ये भी ऐड होना चाहिए। ठीक, जैसे हमने इक्वालिटी को रख दिया कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक, उसके साथ साथ हम कहेंगे कि लेकिन ये होगा कैसे, लॉ के सामने सब इक्वल होंगे कैसे। तो हम क्या कहेंगे कि वहां पर भी क्या होना चाहिए कि कोई भी रिच है या पुअर है, क्या सिर्फ हम देखेंगे कि इक्वालिटी सिर्फ सिटीजन्स में ही आनी चाहिए, ऑफिशियल्स में नहीं। फिर हम कहेंगे कि नहीं, ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो सब पर लागू होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है या कोई सेलिब्रिटी है, कोई रिच है, कोई पुअर है, हर चीज पर ये लागू होना चाहिए, सेम प्रिंसिपल लागू होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो किए गए वहां पर और इसको ऐड किया गया। फिर नाउ द डेलिब्रेशन। द नेक्स्ट स्टेप वाज डेलिब्रेशन। सो अब ये जो ड्राफ्टिंग हो रही थी, अलग अलग क्लॉज रखे गए थे, अमेंडमेंट्स रखे गए थे, इन पर जो है डेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ। डेलिब्रेशन मतलब बातचीत, इन पर डेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ और दिस डेलिब्रेशन टेक्स 114 डेज विद इन 3 years। 3 साल में 114 डेज जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने इस पर डेलिब्रेशन किया। अब देखो एक चीज जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिकॉर्डिंग।
3 साल तक जब एक चीज पर डिबेट और डिस्कशन चल रहा है, डेलिब्रेशन चल रहा है, आज मैंने आपको बात कही या इवन आज मैं आपको चैप्टर भी समझा रही हूँ, आपको कितने दिन तक हार्डली याद रहेगा? अगर आप इसको रिवाइज नहीं करते हो, हम नॉर्मली लेकर चलते हैं, आपको कितने दिन याद रहेगा? 10 दिन, 15 दिन, महीने बाद तो भूल ही जाओगे। वर्ड टू वर्ड तो नहीं ध्यान रहेगा ना आपको कि मैंने क्या बताया था, है ना? तो जब हम वर्बली कोई बात कह रहे हैं तो वो हमारे लिए शॉर्ट टाइम की मेमोरी होती है, ठीक? तो इसलिए कि 3 साल तक जो चीज पर डिस्कशन चल रहा है उसको कैसे हम सेव रखेंगे अपने माइंड में, इसके लिए क्या किया गया कि जो भी वर्ड, इवन कोई स्टेटमेंट जो भी इस डेलिब्रेशन में बोला जा रहा था, उसको क्या किया जा रहा था? रिकॉर्ड किया जा रहा था। किसने क्या कहा, क्या ओपिनियन दी, क्या स्टेटमेंट फाइनल हुई, ये वो ना सिंगल वर्ड वाज रिकॉर्डेड। क्लियर? अब इसका क्या किया इन्होंने? रिकॉर्डिंग कर दी सारे स्टेटमेंट्स की, वर्डिंग्स की। नाउ द नेक्स्ट वाज वॉल्यूम्स। अब ये जो रिकॉर्डिंग की गई स्टेटमेंट्स की, वर्ड्स की, इसको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी डिबेट, जो वहां पर डिबेट हुई। अब जितना डिबेट हुआ उनको उन्होंने कितने वॉल्यूम्स में किया? 12 वॉल्यूम्स बने इसकी। 12 वॉल्यूम्स मीन्स 12 बुक्स आप कह सकते हो एक तरीके से, कि इतना डिबेट, डेलिब्रेशन और इतना उसका एक्सप्लेनेशन हुआ कि जब उन्होंने उसको प्रिंट आउट किया तो वो कितने वॉल्यूम्स में कन्वर्ट हुआ? 12 वॉल्यूम्स वर मेड थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स। सो दिस वाज द प्रोसीजर हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज framed up. First, basic principles were settled down. Second, discussion was going on clause by clause. Third, some amendments were made. Near about how many amendments were made? 2000. Yes. Then the deliberation were going on these amendments. These constituent debate was recording in word to word or statement to statement. Then it was converted into 12 bulky volumes. Clear? Now, the next concept is philosophy of the Constitution. जिन वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, कहां से आई हमारे पास, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके। फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बेस था उस पे क्या फिलोसफी है उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो है हमारे इसमें व्यूज ऑफ लीडर्स, and the second is our preamble. अगर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन प्रिंसिपल्स पर बेस है, अब इतने 12 बल्कि वॉल्यूम्स को रीड करना और वो भी लीगल लैंग्वेज में और उसको अंडरस्टैंड करना, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन, है ना? हमें लीगल लैंग्वेज समझ नहीं आती, इवन कि अगर हम उसको 2 to 3 टाइम्स भी पढ़े तो हल्का हल्का समझ आएगा, और इतना सारा रीड करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं। अगर हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस चीज पर बेस है इसको जानना है तो हम दो तरीके से जान सकते हैं, एक तो व्यूज ऑफ लीडर्स और दूसरा हमारा क्या है? प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कम टू द फर्स्ट, व्यूज ऑफ लीडर्स। व्यूज ऑफ लीडर्स में हम एक दो की बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले द ड्रीम्स एंड द प्रॉमिस। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि महात्मा गांधी had a very influential impact on the
इंडियन सोसाइटी और इंडियन पीपल, क्योंकि वो जो है उन्होंने हमारे फ्रीडम फाइट को गाइड किया था, लीड किया था। तो उनकी हर कही हुई बात हमारे लिए, जैसे हम कह देते हैं ना कि एक पत्थर की लकीर है, वो चीज थी। अब महात्मा गांधी जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था, तो उनके दिमाग में भी कुछ चीजें थी कि हमारा जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो वो किस तरीके का होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब जो महात्मा गांधी के व्यूज हैं वो हमें मिलते हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ द मैगजीन। 1931 में उनकी मैगजीन जो है द यंग इंडिया, उसमें उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अपने व्यूज दिए इन 1931। अब ये व्यूज क्या थे उनके, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जहां पर इक्वालिटी हो, कोई भी रिच ना हो, कोई भी पुअर ना हो। इवन जो हमारे यहाँ पर उस टाइम अनटचेबिलिटी प्रिवेल करती थी, वो भी जो है वो इंडिया से रिमूव होनी चाहिए। दे वर against the untouchability also, and he was also in the favor of equal right to men and women, कि men और women को क्या मिलने चाहिए, इक्वल राइट और इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। These were the views of महात्मा गांधी। ठीक है, कि क्या होना चाहिए, पहले तो सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, देयर मस्ट नॉट बी एनी अनटचेबिलिटी, थर्ड इक्वल राइट और इक्वल स्टेटस टू मेन एंड वुमेन। सो he was in the favor of equality and right to vote and against the untouchability। अब अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। अब भीमराव अंबेडकर जो है उनके व्यूज महात्मा गांधी से अलग थे। नो डाउट कि जो महात्मा गांधी है वो भी अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे और भीमराव अंबेडकर भी, लेकिन उनका मानना कुछ और था। क्यों? क्योंकि वो खुद जो है वो किससे बिलोंग करते थे, एक अनटचेबल ग्रुप से बिलोंग करते थे, लोअर कास्ट ग्रुप से बिलोंग करते थे बी आर अम्बेडकर। सो ही वाज वेल नोन ऑफ द ग्रीवेंसेस ऑफ द अनटचेबल्स, कि उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है। एक पर्सन जो है वर्बली देख रहा है, बोल रहा है, उसको उसके अंदर फीलिंग आना एक सेपरेट इशू है, लेकिन एक पर्सन जो उसी चीज को फेस कर रहा है बचपन से लेकर अपनी यंग स्टेज तक, उस अनटचेबिलिटी को फेस करता आया है एक्चुअली हर स्टेप पर अपनी लाइफ के, तो वो उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है कि हमारे अनटचेबिलिटी के कारण हमें कौन से दुख जो है, कौन से ग्रीवेंसेस को फेस करना पड़ा। So he has the different views and normally criticize the views of महात्मा गांधी। अब उनका कहना क्या था कि ठीक है कि हम अगर लिख देते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि यहाँ पर कोई अनटचेबिलिटी नहीं होगी, सभी जो है इक्वल होंगे, सभी को राइट टू वोट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमने अडॉप्ट कर लिया क्या, लेकिन जो इंडियन सोसाइटी है जिसमें कास्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था, क्या एक्चुअली वो इस चीज को अडॉप्ट करेगा? हमने कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया कि यहाँ पर इक्वालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमने अपने लिख दिया रिटर्न में, इक्वालिटी भी है और यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी है, लिखा तो हमने लिख दिया। जैसा अभी हमने कहा था कि कुछ कंट्रीज लिख तो देती हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करती, तो सेम जो है उनके दिमाग में भी यही डर था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख देंगे लेकिन जो हमारा इंडियन सोसाइटी है क्या उसको वो रियलिटी में अडॉप्ट करेगा, हमारी इंडियन सोसाइटी का जो सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है क्या वो उस चीज को फॉलो करेगा, उसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए हमें कुछ डिफरेंट पाथ अडॉप्ट करना होगा कि लोगों को इस चीज को मानना भी पड़े, अपनी रियल लाइफ में लाना भी पड़े। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन, है ना, कि हमने यहाँ पर इक्वालिटी तब सिर्फ लिखने से नहीं आएगी, उसको हमें क्या लाना होगा, प्रैक्टिस में भी लाना होगा, प्रैक्टिस में भी लाना होगा, और उसके लिए जरूरी था कि उनको कुछ स्पेशल एडवांटेजेस दी जाए। वही आप 8th क्लास में पढ़कर आए कि अनटचेबल्स को हमने क्या दिया, रिजर्वेशन, सो दे कुड रीच द इक्वल स्टेटस ऑफ अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी।
कि पॉलिटिकल में जब तक उनके लोग नहीं आएंगे तो इट मीन्स वो उनके इंटरेस्ट की बात कौन करेगा, हम लोग तो नहीं करेंगे ना, हमें क्या लेना किसी दूसरे से। यही ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि हमें क्या लेना किसी और से, अपने बात करो यार, करते ना हम लोग। तो इसका मतलब जब तक उनके लोग नहीं आएंगे पॉलिटिकल अरेना में तो तब तक उनके इंटरेस्ट की बात भी नहीं होगी। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन हर जगह पर। फिर दूसरी बात आई, चलो पॉलिटिकल इशू सॉर्ट आउट हो गया, फिर रिजर्वेशन उन्होंने इकोनॉमिक स्टेटस इक्वल लाने के लिए भी रखा। अब जॉब्स में क्या होता है, उनके लिए सीट रिजर्व होती है ना, ताकि वो भी अपने जो पेट्रियार्शियल जो उनका ऑक्यूपेशन है उसको छोड़कर वो भी दूसरे ऑक्यूपेशन, दूसरी सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज को अडॉप्ट कर पाए और उनका स्टेटस भी अप हो। तो इस तरीके के अमेंडमेंट जो है बी आर अम्बेडकर ने उसमें रखे। ही वाज इन द फेवर ऑफ रिजर्वेशन। क्लियर हुआ कि दो व्यूज कैसे अलग हुए। बेसिक एक था रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, इक्वालिटी लाना, बट कैसे लाना प्रैक्टिस में, दैट वाज क्वाइट डिफरेंट। क्लियर। अब इसी चीज को जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट में जो है ऑन द 14 अगस्त 1947 को जब वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच में जो है डिपिक्ट किया कि हमारी इंडियन सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ये उनकी स्पीच जो थी वो किसके लिए थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के लिए। Because the responsibility of the future India was on the shoulders of the Constituent Assembly members, क्योंकि वही डिसाइड कर रहे थे कि हमारी इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा। So it was the great responsibility on them. हमारे यहाँ पर उन्होंने उनको संबोधित करते हुए, उनको जो है एड्रेस करते हुए अपनी स्पीच दी 15 अगस्त 1947 को, और ये माना कि हमारा जो इंडिया है, फ्यूचर इंडिया जो है वो इक्वालिटी पर बेस्ड। Clear with this concept? Now come to the philosophy of the Constitution by the preamble. Write down, values had inspired and guided. Values are inspired and guided, provide the foundation of Constitution. अब जिन वैल्यूज, जिनकी हमने गाइडेंस की बात की, उन्होंने इंस्पायर किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। सो दीज वैल्यूज आर एम्बेडेड in the Constitution. इन वैल्यूज को हमने किस में इंक्लूड किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, सो दीज गाइडेड ऑल, they guided all the articles of the Constitution. अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे उसमें पहले आर्टिकल्स हैं, फिर आर्टिकल्स में क्लॉज हैं, क्लॉज में फिर उनके आगे उनके अलग अलग जो हैं, जैसे हम कहते हैं ना धारा 144 और ये सब, तो फिर उसके आगे फिर वो है, मतलब स्टेप बाय स्टेप उनके सब डिविजन्स हैं हर एक के। तो ये जितनी भी वैल्यूज जो हैं, उनको जिन्होंने भी हमें इंस्पायर किया कि ये वैल्यूज होनी चाहिए, गाइड किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया और ऐसे 50 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिखे गए। अब प्रीएम्बल है क्या चीज, सबसे पहले हम प्रीएम्बल की बात करते हैं। मैंने आपको एक टास्क दिया था प्रीएम्बल के कीवर्ड्स जो है आपने फाइंड आउट करने थे, उनके मीनिंग्स। हैव यू डन, किए थे? प्रीएम्बल की डेफिनेशन हम करें उससे पहले इसको समझते हैं प्रीएम्बल होता क्या है। आप बुक्स पढ़ते हो,
बुक्स पढ़ते हो तो आप क्या, जब भी आप न्यू बुक लेके आते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उसका कौन सा पेज ओपन करोगे कि इस बुक में है क्या, हमने पढ़ना क्या है, आप क्या ओपन करोगे, उसका इंडेक्स है ना, कंटेंट जो उसमें फर्स्ट पेज पे दिए हुए हैं, उससे एक जो है ब्रीफ पिक्चर आपके सामने आ जाती है कि इस बुक में हमने कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ने हैं, है ना, ये चीज है ना। तो फिर इट मीन्स वो क्या है, उस बुक का प्रीएम्बल है, समझ आया। हम बोलते हैं इंडेक्स है कंटेंट, एक तरीके से वो उस बुक का क्या है, प्रीएम्बल, जो आपको उस बुक के बारे में ब्रीफ नॉलेज देता है, इंट्रोडक्शन देता है कि ये बुक सारी जो है वो है किस बारे में, डिटेल तो आगे है सारी, लेकिन बेसिक क्या है इस बुक का। सेम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा वो जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो जो स्टार्ट होती है वो एक ऐसे ही इंट्रोडक्टरी पोएम से स्टार्ट होती है, जिसको हम कहते हैं पोएम, लाइक पोएम है वो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीएम्बल, जो एक क्लियर पिक्चर देता है हमें कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हम लेकर चले हैं। अब उनकी डिटेल तो आगे लिखी हुई है, वो तो पढ़ने पर पता लगेगा, लेकिन एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हमारा इंडिया इन इन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। क्लियर हुआ प्रीएम्बल क्या है। नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ प्रीएम्बल। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट। The Constitution begins with a short statement of its basic value बेसिक वैल्यूज की एक शॉर्ट स्टेटमेंट है प्रीएम्बल हमारा, एंड इट इज कॉल्ड प्रीएम्बल। अब ये प्रीएम्बल लिखने का जो ट्रेंड है वो कहाँ से आया, अमेरिकन मॉडल से। जब अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उन्होंने इस तरीके का एक इंट्रोडक्टरी पेज अपने स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्ट किया, तो उसी से इंस्पायर होकर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड द सेम पैटर्न, उन्होंने सेम पैटर्न अडॉप्ट करना शुरू किया। अब ये एक तरीके से क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स, राइट डाउन, इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड टू एग्जामिन and evaluate any law and action of government to find out whether it is good or bad. हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे करेगी, क्या लिमिटेशन है, इसको एग्जामिन करना, इसके लिए मेजर सेट करना, क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, ये सब हमें कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So preamble is known as the soul of Indian Constitution. अब preamble आपको अपने आपके बुक्स में भी है, you can open your books. Yes. अब इसके जो की वर्ड्स हैं वही हमें इसके बारे में पूरी नॉलेज देते हैं कि हमारा इंडिया किन प्रिंसिपल्स पर बेस है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity,
assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. अब इसमें आपके कुछ जो है लाइंस, कुछ वर्ड्स जो हैं वो हेडलाइन किया हुआ है। इनका मीनिंग क्या है? सबसे पहला वर्ड देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये वर्ड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया था? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने। तो यहाँ पर वी द पीपल ऑफ इंडिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उन मेंबर्स को जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वर्क कर रहे हैं और पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड आपका जो है वर्ड है सॉवरेन। सॉवरेन का मीनिंग क्या है? पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल वैल्यूज, कि कोई भी एक्सटर्नल मैटर है या इंटरनल मैटर है उस पर डिसीजन लेने का राइट किसका है? हम इंडियंस का। नो अदर फॉरेन कंट्री और मेंबर कैन इंटरफेयर इन इट, कि कोई भी बाहर का आदमी हमारे डिसीजंस को जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। सेकेंड वर्ड है इसमें सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मीनिंग बताया था, आवर सोसाइटी विल बी बेस्ड अपॉन द सोशलिज्म, so there will be no privatization, our society will be based on the socialism. Democratic republic. Democratic means where the government is elected and people have equal rights, तो वहां पर डेमोक्रेसी को प्रमोट किया गया। नेक्स्ट वर्ड था इसमें आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हेरिटेज, कि कोई भी किंग है उसकी डेथ हो गई उसके बाद जो उसका सन था वो आ जाता था, है ना, ऐसा था ना पहले। तो यहाँ पर हेरिडेटरी बेसिस पर कंट्री का हेड नहीं होगा, वो क्या होगा? एक इलेक्टेड पर्सन होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। क्लियर? अब इसके बाद जो है हमारा वर्ड आता है